क्या हाल है? मामा एजुकेशन में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस कई दिन से चल रही हैं। आज हम आपको आदर्शवाद का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट हमने इसके पहले आपको दिया था। तो आज जो है हम बात करेंगे कि आदर्शवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य में पहला है आत्मानुभूति की प्राप्ति। अब आत्मानुभूति क्या है? आत्मानुभूति की प्राप्ति है जो आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, आप अपनी शक्तियों को और अपनी क्षमताओं को पहचानना और उनका पूर्ण विकास करना। उनका पूर्ण विकास करना ही आत्मानुभूति की प्राप्ति है। यानी आप अपनी आत्मा की अनुभूति करिए। आत्मा मीन्स क्या है? आपकी जो शक्ति है और आपकी जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी और अपनी शक्ति को पहचान करके पहचानना ही क्या है? आत्मानुभूति की प्राप्ति। तो ये आदर्शवाद की शिक्षा में जो है ये सबसे प्रमुख बातें कही गई है कि आत्मानुभूति की प्राप्ति। इसके बाद है चिरंतन मूल्यों की प्राप्ति। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या है? चिरंतन मूल्यों की प्राप्ति। चिरंतन मूल्य कौन कौन से हमने बताए थे? सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो सत्यम, शिवम, सुंदरम यही हमारा जो है चिरंतन मूल्य। ये आदिकाल से था, जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से और आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सत्यम, शिवम, सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और शिव ही कल्याणकारी है। यानी सत्य ही क्या है? शिव है और शिव ही मेरा कल्याण करेगा। तो चिरंतन मूल्य जो है हमारे क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम सत्य को प्राप्त करें, सत्य के मार्ग पर चलें। तो इसमें चिरंतन मूल्यों की प्राप्ति में सत्यम, शिवम, सुंदरम है। आगे इसमें है आध्यात्मिक प्रकृति का विकास करना। आध्यात्म प्रकृति का शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के अंदर, मानव जाति के अंदर आध्यात्म का नेचुरली विकास करना। जो आध्यात्म का वास्तविक रूप है उसका विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। आध्यात्म हमने बात किया था आपको कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म में ईश्वर से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित, मानव जन्म की उत्पत्ति के कारण इन सब को जानने से संबंधित जो ज्ञान होते हैं वो सब क्या हैं? आध्यात्म के अंतर्गत आते हैं। आध्यात्मिक विकास, आध्यात्म का प्राकृतिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य। आगे है सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन करना। अब सांस्कृतिक विरासत क्या है? हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, खान पान है, ये सब क्या हैं? हमारी संस्कृति है। हमारे मानव जात में आदिकाल से बहुत सारे महापुरुषों ने, लोगों ने जन्म लिया और अपनी एक पहचान को स्थापित किया। उस पहचान को बनाए रखना, उसमें जो कमियां हैं उस कमियों में परिमार्जन करना, संशोधन करना, और जो हमारे पूर्वजों ने हमको दे के गए हैं, यानी हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है वो क्या है? हमारी सांस्कृतिक विरासत है। उसका संवर्धन करना और उसको आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। आगे है इसमें, आगे बालकों के विवेक का विकास करना। बालकों के विवेक का विकास करना शिक्षा का और उद्देश्य क्या है? चौथा उद्देश्य क्या है? बालकों का जो विवेक है, मस्तिष्क है, उसका क्या करना? विकास करना। विभिन्न आयामों के माध्यम से, विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों के अंदर क्या करना है? उचित विकास, उचित मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। आगे बात आती है पवित्र जीवन की प्राप्ति। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पवित्र जीवन की प्राप्ति करना। कलंक रहित, एक कलंक रहित जीवन की प्राप्ति करना शिक्षा का क्या है? उद्देश्य है। कि हर मनुष्य की ये विचार होता है कि हम इस जीवन में, जो जीवन हमको मिला है, इस जीवन को हम इतने अच्छे तरीके से, इतने सही तरीके से, संतुलित तरीके से व्यतीत करें कि कोई भी हमारे जीवन, जो जीवन हमने जिया है उस जीवन में कोई कलंक रहित जीवन जीने की
हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पवित्र जीवन की प्राप्ति करना, यानी एक अच्छा यानी पवित्र जीवन प्राप्त करना और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना उद्देश्य होता है। आगे इसमें अगला है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पे प्लेटो ने कहा, हम प्लेटो पे ही इसलिए जोर दे रहे हैं कि आपका जो है आदर्शवाद मुख्यतः प्लेटो पे ही आधारित है। तो प्लेटो ने कहा कि शिक्षा के 3 उन्होंने बताया। एक पहला बताया उन्होंने बौद्धिक विकास पाठ्यक्रम में, और कलात्मक विकास, तीसरा क्या है? नैतिक विकास। अब बौद्धिक विकास में उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए बच्चों को भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल और गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे क्या होता है? ये बौद्धिक विकास के अंतर्गत ये विषय को उन्होंने स्वीकार किया है। कौन कौन सा? भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान। आगे उन्होंने दूसरा बताया कलात्मक विकास। कलात्मक विकास में पाठ्यक्रम, कलात्मक विकास में कला और काव्य का विकास, कला एवं काव्य का विकास। कला में समझ रहे हैं आर्ट से संबंधित है, काव्य मीन्स कविताओं से संबंधित है, जो कवि लोग कविताएं लिखे हैं। और उसके बाद है नैतिक विकास। नैतिक विकास में उन्होंने धर्म, आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब का उन्होंने इसमें रखा है। नैतिक विकास में धर्म, आध्यात्म, नीति शास्त्र। देखिए, नैतिकता का विकास हम अपने धर्म, आध्यात्मिक यानी धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से, आध्यात्मिक जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से, और नीतिपरक जो पुस्तकें हैं उनसे हम क्या, हमारे अंदर नैतिकता का विकास होता है। आगे इसमें हम आते हैं शिक्षण विधि कौन कौन सी स्वीकार किया है आदर्शवाद ने। तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता सुकरात हैं, संवाद विधि प्लेटो, आगमन निगमन विधि अरस्तु और तर्क विधि हीगल। तो आप लोगों को जैसे बहुत सारे आप लोग रामायण महाभारत वगैरह देखे होंगे, उसमें आदिकाल में या प्राचीन काल में या वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आप देखिए तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें बच्चों को व्याख्यान के माध्यम से दिया जाता था। अध्यापक गुरुजी क्या करते थे? शिक्षा व्याख्यान के माध्यम से देते थे और बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते थे और कुछ चीज़ें समस्यात्मक प्रश्न करते थे और उसमें बच्चों से तर्क शक्ति का विकास करवाते थे। तो ये चीज़ें आदर्शवाद में शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, आगमन निगमन विधि, तर्क विधि, इसको कभी कभी पूछ लेते हैं आपके टेट सीटेट में कि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है। तो प्रश्नोत्तर विधि के सुकरात हैं, संवाद विधि के प्लेटो हैं, आगमन निगमन के अरस्तु हैं और तर्क के हीगल हैं। अब इसमें आगे हम बात करेंगे कि आदर्शवाद में अनुशासन कैसा स्वीकार किया गया है। तो आदर्शवाद में अनुशासन प्रभावात्मक अनुशासन था, यानी शिक्षक क्या होना चाहिए? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली यानी बच्चे क्या करते थे अपने, आप लोगों को पता होगा वैदिक काल में जो है गुरु को या आदर्शवादी शिक्षा में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है और बालक का क्या है? गौण स्थान है। तो उसमें शिक्षक को एक प्रभावशाली, उसका जो है व्यक्तित्व क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसको बच्चे क्या हों? अनुसरण कर सकें। तो इसमें हम बात करते हैं कि अनुशासन कैसा था। अनुशासन प्रभावशाली अनुशासन था। बालक की क्या भूमिका थी? तो बालक शिक्षा में क्या था? लघु प्रौढ़ समझा जाता था, लघु प्रौढ़ समझा जाता था। और शिक्षक का स्थान प्रमुख था। शिक्षा में बालक गौण स्थान था और अध्यापक का स्थान उच्च था, सम्मानीय स्थान था। विद्यालय पे यदि हम बात करें
तो विद्यालय जो है, विद्यालय को शांतिपूर्ण और कोलाहल से दूर, विद्यालय यानी वनों में या एकांत स्थान पर विद्यालय स्थापित होने की बात की गई है। विद्यालय उस आदर्शवाद में जो है समाज में लोगों को शिक्षा देने का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। संजय, आगे नेक्स्ट टर्न पे हम आपसे बात करेंगे कि आदर्शवाद के गुण और अवगुण पे ये हम